नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव, जहां पर ढेर सारी खबरें होती हैं देश से जुड़ी हुई और दुनिया से जुड़ी हुई खबर भी आपको बताते हैं। देश में सियासी हलचल, मौसम की करवट और बाकी सामाजिक गतिविधियां क्या हैं और विदेशों में किस प्रकार भारत का डंका बजता है या कूटनीतिक स्तर इस वक्त कहां की तरफ जा रहा है, ये तमाम खबरें एक एक कर अगले 40 से 45 मिनट तक आपके सामने होंगी। लेकिन शुरुआत आज न्यूज रूम लाइव की कुछ अहम खबरों के साथ, कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे, इन अहम अपडेट्स के साथ करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उसी अवसर पर यह कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना है। इसके बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात कर दें कि अटल जी को नमन आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आज उनकी जयंती है और इसके अवसर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनका जितना योगदान रहा है, इसके साथ साथ क्रिसमस डे की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है और क्रिसमस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। पीएम मोदी ने भी एक प्रार्थना सभा में शिरकत की और पूरे देश की कामना को लेकर उन्होंने इस प्रार्थना सभा में आज कामना की है देश की खुशहाली को लेकर। वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर पूरे देश के अंदर शीतलहर का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। भारत के हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में इस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये अनुमान है कि ये ठंड और बढ़ेगी, विजिबिलिटी कम होगी, प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों की दिक्कतें भी जाहिर तौर से बढ़ेंगी। बिल्कुल, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी जानकारी जो आपके सामने है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश में चूंकि लगातार सियासत जो वहां पर हिंसा है वो बनी हुई है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरुआत आज न्यूज रूम लाइव की करेंगे पहली बड़ी खबर से, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उस जयंती को लेकर पूरे देश में आज अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक और वहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक अटल जी की 101वीं जयंती आज मनाई जा रही है और पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है। उनकी शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को, उनके प्रखर वक्ता जो उनका था, उसको आज नमन किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। ये अलग प्रदेश लेवल पर यह कार्यक्रम हो रहा है और थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी भी लखनऊ पहुंचेंगे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, उनके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा और कुछ अन्य लोगों की प्रतिमाएं जो वहां पर बनाई गई हैं, उनका उद्घाटन होगा और उन्हें आज देश के प्रति समर्पित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का न सिर्फ राजनीतिक का जो उनकी इच्छा शक्ति रही है, बल्कि उनकी सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक दृष्टिकोण, समाज के प्रति उनका पॉजिटिव रवैया और वो तमाम चीजें आज उन्हें एक बार फिर से सभी के समक्ष याद करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है और आज एक खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद शिरकत की गई। और अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ा नाम भारत की राजनीति में है। भारत के अंदर जो सामाजिक गतिविधियां हुई उसमें भी उनका नाम है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लोकप्रियता थी या फिर जो उनका योगदान भारतवर्ष के प्रति रहा है, भारतीयों के प्रति रहा है, वो अतुलनीय है और इसी मार्ग पर चलने का आह्वान लगातार किया जा रहा है। और आज उनकी 101वीं जयंती है और इसको लेकर लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तो सुनिए जरा इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा। आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि श्रद्धेय अटल जी की
पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म सदी के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस श्रद्धेय अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मालवीय जी के देश की स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक जो दृष्टि दी थी देशवासियों को, उनकी इन सेवाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ यहां के एक महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों की जड़ों को और आक्रांताओं को पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े हुए उनके किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है,
और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी महान योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का मुख्य समारोह कुछ ही देर के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेगा। पूरी भव्यता के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज पावन क्रिसमस का भी अवसर है। पूरे प्रदेश में जहां पर भी हमारे क्रिश्चियन बंधुगण हैं, वे भी इस आयोजन के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस आयोजन को संपन्न करेंगे। मेरी उनको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई है, मंगलमय शुभकामनाएं हैं उन सबके प्रति, और उन सबको प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार का आनंद लेने का पूरा अवसर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इस विश्वास के साथ मैं उनको भी क्रिसमस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आदित्यनाथ की तरफ से एक कार्यक्रम में शिरकत की गई। इसी बीच लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। तीसरी आंख की निगरानी भी यहां पर लगातार की जा रही है, जहां पर पुलिस बल तैनात है, ड्रोन के सहारे से मदद ली जा रही है। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरेज है और डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध वस्तु पर पैनी नजर रखी जाए। तो ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा है और उसको लेकर पहले से ही प्रशासनिक अमला डटा हुआ है। अपने अपने स्तर पर सभी विभाग जो है वो काम पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जो बीजेपी चाहेगी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज पूरे देश को दे, और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 3 प्रतिमाओं का अनावरण, उनका उद्घाटन आज लखनऊ में करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से वहां पर बंधी हुई है। हालांकि हल्की फुल्की धुंध भी है, लेकिन उस धुंध के बावजूद पुलिस की निगरानी बनी हुई है। ये कार्यक्रम सफल हो, इसका एक प्रयास सरकार की तरफ से, और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए थे कि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो आज 3 जो बड़ी प्रतिमाएं वहां पर होंगी, उनका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पोस्ट किया है, देश की महान विभूतियों को विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और इसी कड़ी में दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ वाजपेयी जी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां पर राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखी गई। उन्होंने साझा किया कि कितनी खुशी, कितने सौभाग्य की बात है, वो आज 3 बड़ी महान हस्तियों की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उनका अनावरण करेंगे, लोकार्पण किया जाएगा और लोग यहाँ पर दूर दूर से इन मूर्तियों को देखने के लिए पहुंचेंगे। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता इसको लेकर ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कहीं न कहीं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा, और ऐसे में अगर तैयारियों की बात करें तो कार्यक्रम की सुरक्षा में 4300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ 18 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी आरआरएफ और एंटी सबोटाज जो स्टाफ है, कमांडो भी तैनात होंगे, ट्रैफिक पुलिस होगी, इंटेलिजेंस के साथ तमाम जो एनएसजी, एटीएस, एंटी
जो टीमें हैं वो पूरे एरिया को कवर करेंगी। साथ ही साथ पूरा इलाका सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। उसका पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि राजप्रेरणा स्थल के आसपास जो किराएदार हैं उनका भी सत्यापन किया गया है वहां पर लोकल पुलिस के द्वारा। और जो होटल है वहां पर संदिग्धों की चेकिंग की गई है। यानी पूरे एरिया में जो राजप्रेरणा स्थल का जो एरिया है वहां के आसपास अगर हम बात करें तो स्थानीय तमाम जो मार्केटें हैं, होटल हैं, वहां पर चौकसी बरती गई है। और जिस तरह के जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आने की जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे के आसपास है लखनऊ में। उसके बाद वहां से वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे 1:30-2 बजे के बीच में। उसके बाद वहां से जो कार्यक्रम स्थल है वहां के लिए जो हेलीपैड है उसके जरिए आर्मी का जो हेलीकॉप्टर होगा उसके जरिए वो वहां पर राजप्रेरणा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है उसका लोकार्पण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है। तो ऐसे में तमाम जो वहां पर मूर्ति लगाई गई है उसका लोकार्पण है। और कहीं न कहीं राजप्रेरणा स्थल पर ये भी देखने को मिलेगा आने वाली पीढ़ी को भी ठीक है। किस तरह से तमाम ये महापुरुष थे, उनके क्या क्या योगदान रहे समाज में। और कहीं न कहीं आज जिस तरह से खास दिन ये है कि अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन भी होता है। तो कहीं न कहीं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके जीवन को यादगार बनाने के लिए कहीं न कहीं कुछ और जिस तरह से अटल जी का लगाव खासकर राजधानी लखनऊ से रहा है, ठीक है कई उमेश। बार यहाँ से सुने भी गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो आज का दिन न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अहम है। दिल्ली से बड़ी खबर, नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश इसमें घायल हुए। 2 बदमाशों को घायल किया गया है। एनकाउंटर में 2 पिस्तौल और बाइक भी बरामद की गई है इन बदमाशों से। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी लगातार एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ जारी है। अलग अलग तरीके से अपराधियों को वहां पर पकड़ा जा रहा है, ऑपरेशन चलाकर पकड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली में कोई गुंजाइश ना रहे अपराध को बढ़ावा या किसी भी तरीके का डर समाज में या लोगों में कोई डर रहे। उसको लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहले सरकार बीजेपी की नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद समय समय पर एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। और जो नरेला में मुठभेड़ हुई इसमें 2 बदमाश अभी तक घायल किए गए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें, इन घायल बदमाशों की पहचान भी हो चुकी है और इनसे 2 पिस्तौल और कट्टे बरामद किए गए। अफजल उर्फ इमरान और चंदन को भी पकड़ा गया है। ये 2 नाम है जिन्हें की पकड़ा गया है और अभी फिलहाल एनकाउंटर के दौरान इन दोनों को जो है फिलहाल घायल अवस्था में पकड़ा गया और इलाज के बाद पुलिस इन्हें अपने पास रखेगी। इनसे इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी और इनके इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं उनके भी धरपकड़ के लिए जल्द से जल्द पुलिस जो है वो प्रयास करेगी। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वहीं अब दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके की पॉलिसी जितने भी लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें। ताबिश कबाल भी इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ताबिश, इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी दीजिएगा और जो अपराधी हैं किन किन मामलों में संलिप्त रहे हैं और क्या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। शीतल, देखिए, जो पहली जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पता चला है कि 2 ये मुख्य कुख्यात अपराधी थे जो इस इलाके के अंदर लगातार वारदातें कर रहे थे और इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे भी दर्ज थे नरेला के थाने में। खास तौर से जो काकू है उसका बताया गया है कि वो कई बड़ी वारदातों का भी शामिल रहा है, कई बड़ी वारदातों में, और दोनों ही इलाके के बीसी थे। और ऐसे में पुलिस को काफी दिनों से इनकी धरपकड़ की तलाश थी। पुलिस लगातार इनके लिए जाल बिछा रही थी और कोशिश ये कर रही थी। देखिए, इलाके में जो छोटी मोटी लगातार गतिविधियां हो रही हैं उनमें भी ये पता चला था कि इन्हीं और इनके जो गैंग के लोग हैं उन्हीं का हाथ है। और पुलिस इसलिए लगातार एनआईटी के आसपास का जो इलाका है वहां पर बैरिकेड लगा करके आने जाने वाली गाड़ियों पर निगाहें बनाए हुए थी। देखिए, नए साल का मौका है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था अब और चाक चौबंद कर दी है। दिल्ली के अंदर नए साल के मौके पर कई बड़े कार्यक्रम होते हैं,
हैं, कई बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और ऐसे में दिल्ली में ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जितने भी बीसी हैं, चाहे वो अलग अलग थानों पे हों, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें अफजल जो था उसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज थे, जिसमें पॉस्को एक्ट के भी मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, हत्या और जैसे तमाम जो मामले हैं वो भी इनके खिलाफ दर्ज थे। कई लूटपाट के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज थे। जैसे ही पुलिस पिकेट के पास ये पहुंचे, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, इन्होंने तुरंत पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। तो पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई में 3 राउंड फायर किया, जिसमें इनके पैर में गोली लगी और पुलिस ने भागते हुए इन दोनों को दबोच लिया। हालांकि पुलिस की यहाँ पर मुस्तैदी रही, क्योंकि पुलिस इनके तलाश में काफी दिनों से बताई जा रही है। और ये भी हमें खबर मिली है कि पुलिस के खुफिया जो तंत्र है उसके मुताबिक पुलिस को पता चला था कि दोनों लगातार इलाके के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नरेला जो थाना क्षेत्र है उसमें लगातार ये बने हुए थे। ऐसे में पुलिस की कोशिश ये थी कि इनको धर पकड़ा जाए। आज सुबह तड़के जब पुलिस ने बैरिकेड किया और पुलिस लगातार, देखिए दिल्ली में हो क्या रहा है कि नए साल का मौका है, आज भी त्योहार है दिल्ली में, और ऐसे में आज चूंकि अटल बिहारी जयंती है, तो ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इसी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बैरिकेड लगाई गई है, और खास तौर से उन इलाकों में जहां पर बीसी हैं, उन इलाकों पर तो पुलिस का खास तौर से ध्यान है। ऐसे ही ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार पुलिस काम कर रही है, और पुलिस को जब ये पता चला कि ये लोग दोनों इलाके में एक्टिव हैं और इलाका में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, तो पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई थी। अफजल का जो है वो कहीं ना कहीं सुराग पुलिस को मिला था, और ये पता चला था कि दोनों एक साथ हैं, और इसीलिए पुलिस ने ये बैरिकेड लगा करके धरपकड़ का काम किया, जहां पर पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है, और मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी है। एक को आरएससी में एडमिट कराया गया और एक को बीएसए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब इनसे पूरी जानकारी ली जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा और जाना जाएगा कि इनके साथ के गिरोह के लोग और कहां पर हैं, और किस वारदात को, बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दोबारा इलाके में एक्टिव नजर आ रहे थे ये। लेकिन ताबिश, इस तरीके की तस्वीरें हमें पहले कहीं और से, बिहार, उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती थी, जहां पर मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश उनके पाँव में गोली लगती थी और उसके बाद उन्हें पकड़कर ये पहले इलाज कराया जाता था और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती थी। अब एक बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली राजधानी में भी सेट किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, या फिर ऑपरेशन क्लीन जिस तरीके से आपने नाम बताया। तो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, एनी हाउ उसे पकड़ा जाएगा और उसे उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, चूंकि मैं आपको बताऊं शिववन, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार जो पिछली सरकार रही तब भी कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े होते थे। अब चूंकि दिल्ली के अंदर खुद बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी की हो, और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खास ये आदेश भी दिए गए थे, जो हमें खबर मिली थी कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री और विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के काम करेगी, जिससे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार बड़े कदम उठाने का तो दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कई बड़े वारदातें पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हुई हैं। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 6 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें बड़े अपराधियों को या तो धरपकड़ किया गया है या उनका एनकाउंटर किया गया है। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी और दर्शकों को अपडेट किया। लेकिन बड़ी खबर, 17 साल बाद लंदन से ढाका पहुंचे तारिक रहमान। सड़कों पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा है और कई समर्थक वहां पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए। 1 लाख कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देखिए, बहुत भारी मात्रा में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे खालिदा जिया के बेटे, लंबी यात्रा के बाद वो पहुंचे और अब उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अब उनसे जुड़े हुए क्या ऐसे किस्से हैं जिनको लेकर बांग्लादेश में इतना समर्थकों का हुजूम देखने को मिला, वो भी हम आपको बताएंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है बांग्लादेश की, वो ये है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। वो पूरी तरह से वहां पर उखड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार जो हिंसा है उसको रोकने में नाकाम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़फोड़ हो रही है और हिंदू को मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। ये 2024 में भी किया गया और इस साल 2025 में भी भारी मात्रा में हो रहा है। तो अब वहां पर क्या चीजें बदलेंगी, क्या जमीन पर कुछ और चीजें होंगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सड़कों पर उनके समर्थकों का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि खालिदा जिया के बेटे अब 17 साल बाद वतन वापसी कर रहे हैं
और ये बहुत ज़्यादा अहम भी माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ये नेता भी हैं और इस टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश में है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी हैं, उनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीतल जी। सर आपसे जानना चाहूँगी, कैसे देखते हैं आप 17 साल बाद एक सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने कि अपने पिता को खोया और 4 साल की उम्र से उन्होंने जेल भी देखी कहीं ना कहीं, अब 17 साल के बाद उनकी वतन वापसी हो रही है, कैसे देखते हैं? और ऑलरेडी हिंसा बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे कितना सुकून बांग्लादेशियों को मिलेगा? क्या कुछ हालात वहाँ पर ठीक होने के आसार हैं? धन्यवाद शीतल जी। मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है कि खालिदा जिया के सुपुत्र जो हैं वो बांग्लादेश में आ रहे हैं। हालांकि खालिदा जिया ने जो बीएनपी पार्टी है उन्होंने 7-8 साल या इतने समय तक जो है जमात इस्लामी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, बांग्लादेश में रूल किया था, पर वो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं रहा। तो ये बीएनपी पार्टी जो है ये इतनी कट्टर नहीं है जितनी जमात इस्लामी है। तो अवामी लीग तो बैन किया हुआ है, तो अवामी लीग के लोग जो है कैडर्स जो है वो आपको पता है वो भी जो है क्योंकि बैन किया हुआ तो उन्हें इलेक्शन तो लड़ते ही हैं वो, तो वो भी ज्यादातर बीएनपी पार्टी में जाएंगे। और जो कट्टरवादी ग्रुप है, चाहे वो जमात इस्लामी है या दूसरे स्टूडेंट्स की लीग है, एनसीपी है, तो ये जो है ये इनकी लाइन छोटी होगी। ये अच्छी डेवलपमेंट है। पर एक मुझे और चीज ख्याल आती है, पाकिस्तान में भी इमरान के जो सुपुत्र हैं 2, वो भी आके वहाँ कुछ देख रहे हैं, आप हलचल मच रही है, और यहाँ इनके बांग्लादेश में भी इनके पुत्र आ गए विदेश से। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है भारत के लिए भी और बांग्लादेश की शांति के लिए भी। क्या पॉलिटिकल चेंज ग्राउंड पर नजर आएगा सर? मुझे लगता है कि बीएनपी के जीतने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि कट्टरवादी जो विचारधारा है वो कुछ लोगों को तो माफिक आ सकती है, पर मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज ज्यादातर लोग तो एक मिडिल पाथ ही पसंद करते हैं। और बीएनपी जो है इन अ वे वो तो अवामी लीग के अगेंस्ट थी, तो अवामी लीग की जो विरुद्ध जो गुट हैं और जो अवाम है, तो उनको भी एक मौका मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, अवामी लीग को बदलाव वैसे भी चाहते हैं, बंगाली कल्चर में ये बड़ा सिस्टम है, अच्छा है, अवामी लीग अच्छा कर रही थी, पर हमें तो बदलाव चाहिए। तो लबोलबाब ये है कि मेरा ख्याल है ये अच्छे मार्जिन से बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बना लेगी 2 फरवरी 26 के जो इलेक्शन है। दीवान साहब, ये जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या यूं कहें तो उसी आधार पर हो रहा है, और यही वजह है कि उनका आना अब एक नई राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है, और जो हिंसाएं हो रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, एक नई दिशा मिलेगी बांग्लादेश के लोगों को? हाँ, ऐसा लगता है शर्मा साहब। हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि पॉलिटिकल समीकरण है बदलेंगे। हाँ, और उसके चलते ये जो हिंदुओं का अगेंस्ट वायलेंस है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस बांग्लादेश में वो कम होगा, और इलेक्शन के बाद नई सरकार आएगी। तो जो भी सरकार है उनको सरकार को चाहे किसी भी रंग की सरकार हो, उनको तो चलानी अपना देश चलाना होता है। तो आप देख लीजिए अभी भी हमारे फूड ग्रेन जाते हैं इंडिया से बांग्लादेश को, और कॉटन जाता है, कॉटन जो रॉ कॉटन जाता है इंडिया से, तो चीन से नहीं आता है, वो तो कहीं खुद भी उगाते नहीं है। और रॉ कॉटन का मतलब क्या है कि जो उनका टेक्सटाइल बिजनेस है, आरएमजी, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस बांग्लादेश का इतना भारी एक्सपोर्ट पे निर्भर है वो लोग, बिना कॉटन, भारत की कॉटन के फ्री में नहीं है, लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बगैर चल नहीं सकते। तो बिना, वही बात हो रही है ना, श्रीलंका जैसा चीन के युआन देख के चीन की तरफ ललचा रहा था, उनको समझ आ गई, तो भारत के साइड में मिल गया वो। मालदीव में यही हुआ, नेपाल में यही हुआ, तो इनको भी अभी समझेगा नहीं इनको चढ़ी है क्या कि चीन से युआन मिल जाएंगे। तो इसलिए जो भी सरकार आएगी, जिस रंग की सरकार भी आएगी, कट्टरवादी नहीं, दूसरी बीएनपी खासकर, उनको अनुभव भी है सरकार चलाने का, देश चलाने का, तो वो मेरी समझ में वो जरूर समझदारी से काम करेंगे और भारत के साथ रिश्ते अच्छे लेके चलेंगे। अच्छा दीवान साहब, जो भी बांग्लादेश में हुआ उसका जाहिर सी बात है आंतरिक सीमाओं तक दायर नहीं रहा, या इसका इतना दायरा नहीं रहा, बल्कि इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और सीधा असर भारत पर भी इसका पड़ रहा है।
अब भारत की पॉलिसी क्या है? क्या नो इंटरफेरेंस पॉलिसी ही ठीक है या कूटनीतिक मंच पर भारत को कोई रुख अपनाना होगा भारत के प्रति, बांग्लादेश के प्रति? ऐसा है कि मिलिट्री एक्शन तो नहीं की जा सकती, पर मैं आपको कूटनीतिक तरीके से काफी काम हो रहे हैं और इतना जोर शोर से कहने की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी आपने देखा है उनकी पावर सप्लाई के ऊपर जो असर आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने भारत ने उनको 30 लैंड पोर्ट्स दी हुई है जहां से उनके ट्रक आते हैं माल लेके इंडिया में, फिर इंडिया से एक्सपोर्ट बेटर रहता है उनके लिए, चिटागोंग से बेटर नहीं है, क्योंकि यूरोप में उनकी मेन मार्केट है। तो यूरोप में अगर वो चिटागोंग हार्बर से पोर्ट से भेजेंगे तो कितना लंबा पड़ जाएगा, बे ऑफ बंगाल पूरा आएगा उनको, उनके सामने महंगा पड़ जाता है। और आपको मालूम है जो उनके 30 लैंड पोर्ट्स हैं वो इंडिया में आते हैं ट्रकों में, और उनको चेकिंग होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है और चेकिंग होती है। उसमें भी अगर डिले वगैरह होता है, डिले होएगा ही, क्योंकि वो जब इतना खुराफात बची हुई है, तो हमारे जो सिक्योरिटी का पहरा है इन 30 पोर्ट्स पे भी, तो वो भी टाइम लगाएंगे चेकिंग करने में। तो उसके चलते उनकी बांग्लादेश की इकोनॉमी में असर पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो वो समझते हैं इस बात को। तो यही काम हो सकता है। बाकी तो हमने नंबर 1 मिलिट्री के तौर पे हमने तैयारी पूरी कर ली है। बांग्लादेश देखिए 3.5 पौने 4 डायरेक्शन से तो इंडिया से घिरा हुआ है, बिल्कुल। तो हमारा वेस्ट बंगाल है ऊपर, और ऊपर नॉर्थ में उनकी बांग्लादेश के नॉर्थ में भी। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर, ढाका पहुंचे तारिक रहमान का जोरदार स्वागत हुआ है, कुछ देर रैली को संबोधित भी करेंगे, यानी आज उनकी रैली भी होगी और रैली में लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर उमड़ चुकी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार अभी फिलहाल यही चेहरा है, और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े दावेदार और लोकप्रिय नेता भी हैं। फिलहाल वो ढाका पहुंच चुके हैं, और ढाका पहुंचने के बाद उनके हजारों लाखों समर्थक, पहले जो यहाँ पर भीड़ सड़कों पर देखी जाती थी, हिंसा की भीड़, लेकिन वही अब भीड़ जो है इनके समर्थन में यहाँ पर ढाका की सड़कों पर उतरती नजर आई। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इनका इंतज़ार था कि ये कब ढाका पहुँचेंगे, और अब फाइनली ये पहुँच चुके हैं। और अब एक बड़ा फेरबदल बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल सकता है। जो एक हिंसक वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे, और कई ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी हमने देखा किस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है, और अलग अलग तरीके से वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उल्टा लटका कर, हत्या कर कर, उनके साथ गलत सुलूक कर कर। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति बांग्लादेश की सही नहीं थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण ज़रूर ढाका के लोगों में, बांग्लादेश के लोगों में, और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लोग रहते हैं उनकी भी एक कहीं ना कहीं आंखों में वो एक रोशनी ज़रूर आई होगी कि अब क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सकती है। कुछ ही देर के अंदर वो एक रैली में शिरकत करेंगे जहाँ पर कि लाखों की, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये देखिए आप कितना बड़ा जनसैलाब वहाँ पर पहुँचा है उनके समर्थन के अंदर, और सबसे बड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से कमांडर भूषण दिमान जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही जानना चाहूँगी, क्या कहा जा रहा है कि अब उम्मीद है कि वहाँ की स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी, और अब जब वो संबोधन करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या लगता है कि उनके शब्द, उनके अल्फाज कितने हद तक लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, कितने हद तक लोगों को वो प्रेरित कर पाएंगे ताकि लोग जो है हिंसा छोड़कर वापस मेन स्ट्रीम में वापस आए? हद तक मोटिवेट कर पाएंगे, और तो आसार तो जाहिर है, इतनी बड़ी भीड़ आई है उनको वेलकम करने, और तो ये तो एक मेरे किस्म से, मेरे विचार से तो ये एक नेचुरली नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने का बीएनपी का ये दावा मजबूत हो रहा है, आसार नजर आ रहे हैं। तो वो मोटिवेट कर भी पाएंगे कि दुनिया काफी वेट कर रही थी, बांग्लादेश में आवाम वेट कर रहा था, तो बड़ा अच्छा है। तो आपके पहले मैं बात कर रहा था शर्मन साहब से, वो रिगार्डिंग जो मिलिट्री की बात हो रही थी, तो मिलिट्री का एक्शन तो हमने लेना नहीं है अनलेस हमें फोर्स किया जाए। फोर्स का मतलब हमारी तैयारी बांग्लादेश के पूर्व में भी, बांग्लादेश के उत्तर में भी, बांग्लादेश के पश्चिम में भी हमारी फोर्सें पूरी तरह तैनात हैं। अगर वो इन बातों को आगे ले जाना चाहते हैं,
दुस्साहस करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी भी बड़ी भारी कमजोरी है। रंगपुर पूरा जो नॉर्थ वेस्ट उनका है, उनका एक किस्म से कान है, वो पूरा कट सकता है। वो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी उससे बढ़ेगी। और चिटागोंग जो है, त्रिपुरा से समुद्र जो है 20-25 किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश के बाहर थ्रू बांग्लादेश है, तो वो भी उनका दुखती रग है, उसके ऊपर भी तकलीफ आ सकती है। वो ऐसा काम करेंगे नहीं, चाहे उनको चीन बताए, चाहे उनको अमेरिका बताए, चाहे खुद सोचे। तो इसलिए वो प्रिपरेशन जो होती है, वो उससे ही वो उनको समझेगा कि ये खतरा मोल लेने का अकल नहीं है उनको। तो इसलिए वो चीज होगी नहीं, पर तैयारी हमारी फिर भी रहनी चाहिए, क्योंकि चार चौकस देख के हमको, तो वो दुस्साहस नहीं करेंगे। दीवान साहब, ये राजनीतिक बदलाव सामाजिक बदलाव में कन्वर्ट करने की कितनी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त बांग्लादेश में? क्योंकि राजनीति में बदलाव तो होगा, उनके समर्थक उनके साथ होंगे, लेकिन जो कट्टरवाद की मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें हमेशा कट्टरवाद के रास्ते पर जाना होता है, उन लोगों को कई संगठन तूल भी दे रहे हैं ताकि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ें और बाकी देशों को भी या बाकी देशों में जो कट्टरवाद युवा हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको भी भड़काने की कोशिश करें। उनका क्या इलाज हो सकता है? आप बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने शर्मा साहब। तो पॉलिटिकल बदलाव आना तो आसान है, इलेक्शन हो गए तो बदलाव आ गया, पर सामाजिक बदलाव तो बहुत समय लगता है। और समय लगने की बात ये होती है कि जो वायलेंस है, ये वायलेंस का तरीका जो है, कट्टरवाद का तरीका जो है, ये शॉर्टकट वाला काम है ना, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम सरकार में नहीं आ पाए तो खुरापात मचा दो। और वो इस हिसाब से जो है, वो टाइम लगेगा उसको, पर उसमें विजडम चाहिए, उसमें नई सरकार को अक्लमंदी चाहिए, और एक्सपीरियंस भी है उनके पास, तो संभाल लेंगे। क्योंकि अगर वो कट्टरवाद के रास्ते पे चलते हैं तो नुकसान ही नुकसान है, और नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान की गर्द की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल नुकसान की गर्द की तरफ जा रहे हैं। उनका आप देखिए, जीडीपी कम हो रहा है उनका, जो 25% तो उनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो गया है। तो उनको पता है दुनिया अगर चलानी है, खाना पीना होना चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, तो उसके चलते वो ये काम को, नई सरकार जो भी आएगी, जमात इस्लामी की अगर आती अलग बात होती है, अगर आएगी नहीं पता नहीं, पर इनकी सरकार बीएनपी की आएगी तो ये मिडिल पाथ लेके और अकलमंदी से चलाएंगे। राज चलाना जो है उसमें अकलमंदी बहुत चाहिए, तो धीरे धीरे फिर वो बदलाव आएगा कि कट्टरवादी सोच जो है कम हो, पर जरूरी नहीं हो कम हो। कारण क्या है कि 17 करोड़ आबादी में है, 1.25 करोड़ हिंदू है। और ये मैं ये कहता हूँ, आपको बता दूं, 1946 में जब ये जो ढाका के नवाब के बंगले में, घर में ये तय हुआ था कि हमें सेपरेट मुस्लिम देश चाहिए, तो ये नहीं कट्टरवाद का उनका जो सोच है नई बांग्लादेश में पनपी है, ये कई सालों से है, हमेशा है। और शेख हसीना के टाइम भी अत्याचार वगैरह हिंदुओं पे होते रहते हैं, इतने हद तक नहीं थे पर थे। इसलिए एकदम सोच बदलेगी नहीं, क्योंकि शॉर्टकट वाला मामला है ना, कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी मिल जाए, वो मिल जाए, जैसे कश्मीर में हुआ, इस्लाम खतरे में है कह के कुछ भी कर दो, तो वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है, लंबा काम है। पर फिर भी अगर सरकार बैठी है, संभालना चाहती है, तो धीरे धीरे चीज सुलझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कमांडर भूषण दीवान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए। तो फिलहाल बांग्लादेश में इस वक्त हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक जो वहां पर बदलाव होगा, क्या उससे इस हिंसा पर भी इम्पैक्ट होगा, हिंसा कम होगी, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।